ओके, सो क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। और जहां तक मुझे याद है, इन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द न्यू ऑर्बिट एंड द साइज विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गो अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट? Okay, and if you move across the period, electron will enter in the same orbit. If you move across the period, electron enter in the same orbit and the protons in the nucleus will increase, and because of that the electron will experience more attraction and the radius will decrease across the period and the radius will increase down the group. Okay, then we have talked about the ionization enthalpy in the last lecture. Now in this lecture we will start with the third property, and that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, and we will denote this electron gain enthalpy by delta HEG, electron gain. Okay, so it is the change of enthalpy when one electron is added to the neutral gaseous atom. राइट, अगर न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा के एन आयन बनाना है, एन आयन मतलब नेगेटिव आयन बनाना है, राइट? तो जितना एंथैल्पी या एनर्जी का चेंज होगा ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो पहले डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज ये न्यूट्रल एटम है गैसियस फॉर्म में। क्या है ये? न्यूट्रल एटम है गैसियस फॉर्म में। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, राइट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बन जाएगा गैसियस फॉर्म में, राइट? तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएगा, तब जो एनर्जी का चेंज होगा ना, इस एनर्जी के चेंज को हम कहने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज होगा ना, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? ओके, नाउ we'll define it. Enthalpy change, or you can say energy change take place when one electron is added in neutral gaseous atom to make it negative ion. Neutral gaseous atom to make it negative ion. ठीक है, चलिए इसके ट्रेंड समझने से पहले, ये ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी होता है, वो ट्रेंड समझने से पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज एक्सोथर्मिक इन सम केसेस. एक्सोथर्मिक मीन्स they will emit the energy, means energy will release. When the electron will be added, energy will release, that is exothermic. And for exothermics delta HEG is negative, because whenever it is exothermic process हम enthalpy कैसा कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं. While in some cases when electron is added, energy has to be supplied, that is the endothermic processes, and for that processes delta H is going to be positive. For that delta H is going to be positive, right? So I'll first mention that things कि your electron gain enthalpy delta HEG, this can have two values. Either it can be negative or it can be positive. Try to understand this. Okay, now negative in which cases? So this is negative when the energy is released. Energy is released on adding electron. एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एडिंग द इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज विच प्रोसेस? दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये आपका एक्सोथर्मिक है. अब सवाल ये है कि ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के एंटर होने पे एनर्जी रिलीज होगी. सो देयर आर सम एटम्स विच रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबिलिटी. बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. जैसे अगर आप बात करो ग्रुप नंबर 17 हैलोजन. सो इफ आई राइट फॉर द ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या है बच्चों? हैलोजन है. और हैलोजन का अगर आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो ये है NS2NP5. दे हैव आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5. दैट मीन्स दे आर इन अ वेरी बैड नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन.
बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के अंदर क्या होता है बच्चों, P6 होता है। क्या होता है नोबल गैस में? P6 होता है। और हेलोजन के अंदर क्या है? P5 है। मतलब अगर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये भी स्टेबल बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब ये जो है ना, दे विल रेडीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे या अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी छोड़ देनी पड़ेगी। In that means, in that case, stability will increase, and whenever the stability increase, energy is going to released, right? Because जब ज़्यादा एनर्जी हो जाती है ना तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। ज़िंदगी भी ऐसी है बच्चों, ज़िंदगी में भी जब पैसा ज़्यादा हो जाता है ना तो इंसान बहुत कुछ सोचने लगता है, मतलब वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जब एनर्जी रिलीज होगी ना तब क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो वी विल राइट हियर ग्रुप 17 has the configuration NH2NP5 and they readily accept the electron. They readily accept electron to get stable noble gas configuration NH2NP6. Okay, so when they will get the stability, obviously the energy will release, hence they release the energy, hence energy is released. Okay, so for the cases of the noble gas, electron gain enthalpy कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है। जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू उसका मतलब क्या है? उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। ओके, मोर नेगेटिव द वैल्यू इज, मोर एनर्जी इज रिलीज। दैट इज दिस व्हाट वी कैन से, राइट। नाउ फॉर व्हाट केसेस डेल्टा एच इजी विल बी पॉजिटिव? पॉजिटिव कब होगा? सो इफ यू राइट फॉर द केस ऑफ, चलिए पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी सप्लाइड व्हेन यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी सप्लाइड व्हेन वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो हियर द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी एब्सॉर्ब मतलब दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एनर्जी इज एब्सॉर्ब, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ही एनर्जी क्या होता है भाई? एब्सॉर्ब होता है, राइट। सो दिस इज एंडोथर्मिक। और ये किसके लिए होगा बच्चों? इफ इट इज द केस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। समझो आप, अब अगर ग्रुप 18 के एलिमेंट है तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल, देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। यस और नो? ग्रुप 18 का ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दे ऑलरेडी हैविंग NH2NP6, मीन्स दे आर ऑलरेडी स्टेबल। They are only stable. If you want to add the electron, अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ग्रुप नंबर 18 के अंदर, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, बिकॉज ये एनर्जी लेवल तो पूरा भर चुका है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। बोलो यस और नो? Yes or no? In the case of noble gas, this orbit is completely filled. So if you want to enter the electron, then that electron will goes into the higher energy level. तो हाई एनर्जी लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम लेस स्टेबल। मतलब हेलोजन, ये जो नोबल गैसेस है ना, उनको इलेक्ट्रॉन का काम ही नहीं है। हेलोजन क्या करेंगे? अपने आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे, बिकॉज उनको स्टेबल होना है। अब ये ग्रुप 18 वाला तो ऑलरेडी स्टेबल है भाई, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो भी तुम चाहते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना ही है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के भेजना पड़ेगा कि जा भाई अंदर। ये लोग क्या करेंगे? अपने आप इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी छोड़ देगा। यहाँ पे इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो भी आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, तो एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना पड़ेगा। सो हियर यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन एंटर इन हाई एनर्जी लेवल and which makes it unstable, which makes it unstable, right? That means ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? व्हेन देयर इज एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगा। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इट इज एंडोथर्मिक, मतलब जब आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अभी तक हमने ट्रेंड की बात नहीं की है कि किस तरह से ये ग्रुप में वेरी होगा, किस तरह से ये पीरियड में वेरी होगा।
राइट। ओके, चलिए इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, कि ग्रुप में किस तरह ये वैल्यूज वेरी होंगे और पीरियड में किस तरह से वैल्यूज वेरी होने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरीज अक्रॉस द ग्रुप। सो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। सो व्हाट वी नोज इज if you move down the group the electrons are further away and away from the center। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे नया नया ऑर्बिट बनता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना बने उतना सेंटर से दूर है। यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है तो ऑब्वियसली जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी सेंटर से दूर रहने वाला है। यस और नो? जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी कहाँ रहना है? सेंटर से दूर रहने वाला है। दैट मीन्स उसको इतना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगने वाला नहीं है। जैसा जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे साइज़ बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा लगने वाला नहीं है। और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करने वाला नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है आपको बात? जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी छोड़ देगा। ओके, बट अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला नहीं है, मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? अपनी ज़्यादा एनर्जी छोड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे ट्रेंड में लिखेंगे कि मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज, hence new entering electron is added away from the center, hence it experience less attraction of nucleus। hence अगर लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा तो व्हाट विल हैपन? लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेस एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, राइट। सो आई कैन राइट द ट्रेंड हियर दैट मूविंग डाउन द ग्रुप कम एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब डेल्टा एच ई जी जो है ना, कम एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच ई जी विल बिकम लेस नेगेटिव। एनर्जी रिलीज तो होगा बट उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, मतलब डेल्टा एच ई जी विल बी लेस नेगेटिव और यू कैन से इट इज डिक्रीज्ड। ओके, तो ग्रुप में नीचे जाने पे फिर धीरे धीरे कम एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से। बोलो आई इतनी बात आपको समझ में? इतना पॉइंट आ गया सबको समझ में? ओके, ज़्यादा एनर्जी तब भी रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाला है। अब अगर ग्रुप में नीचे जाओगे नए नए ऑर्बिट आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है, अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है तो ऑब्वियसली वो इतना इजीली अट्रैक्टेड होने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। आ गई आपको बात इतनी समझ में? ओके, बट यहाँ भी बच्चों एक एबनॉर्मल ट्रेंड है जो आपको ध्यान रखना है, दिमाग में उतार लेना बच्चों अच्छे से, वो एबनॉर्मल ट्रेंड क्या है वो। ओके, चलो मैं इसको साफ करके यहाँ लिखूंगा एबनॉर्मल ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एबनॉर्मल ट्रेंड आपको बेसिकली देखने मिलेगा बच्चों इन द ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन क्लोरीन। रीजन दोनों का सेम ही, आपको एक ही बात याद रखना है, राइट। ये चलो एबनॉर्मल ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा वहाँ वहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा ना बच्चों वहाँ वहाँ पे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका एबनॉर्मल ट्रेंड जो है ना बच्चों वो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में है। सो इफ आई राइट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये बोथ आर ऑफ सेम ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, राइट। अभी नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि जब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला नहीं है। बोलो हाँ के ना? मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए, क्लोरीन कम एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए। यस और नो? यस और नो? दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। सो नॉर्मल ट्रेंड ऐसा कहता है कि दिस फ्लोरीन शुड emit more energy compared to chlorine, right? Means if you write then fluorine chlorine compare करो तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दिस शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए।
इट शुड बी मोर नेगेटिव, इट शुड एमिट मोर एनर्जी, बट ट्रेंड जो है ना वो ऐसा नहीं है, उल्टा ट्रेंड है, राइट। फ्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, क्यों? रीज़न देखो बच्चों, इफ़ यू राइट द रीज़न फॉर दैट, सो फ्लोरीन हैज़ द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, while the chlorine has the electronic configuration 3s2 3p5। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में आने वाला है, और सेकंड ऑर्बिट ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अब छोटा सा ऑर्बिट है, एक तो सेकंड ऑर्बिट छोटा सा घर है, और उस घर के अंदर ऑलरेडी 7 मेंबर है। अगर 8वें मेंबर को भी आना है तो मुझे बताओ, क्या 8वां मेंबर उतना कंफर्टेबली रह पाएगा घर में? छोटे से घर में 7 मेंबर है, अगर 8वां मेंबर भी छोटे से घर में आ गया तो क्या वो उतना कंफर्टेबली रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इतना इसका मतलब क्या है कि वो जो नया मेंबर आ रहा है ना, वो अपनी सारी एनर्जी छोड़ के नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अंदर जो 7 मेंबर है ना उसके साथ लड़ना है। घर के अंदर जो ऑलरेडी 7 मेंबर है ना वो उसको रिपेल करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना ज़्यादा एनर्जी छोड़ने वाला नहीं है, वो अपनी एनर्जी अपने पास रखेगा थोड़ी बहुत लड़ने के लिए अंदर। आई आपको बात समझ में? आई आपको बात समझ में? तो मैं यहां पे लिखूंगा इन द स्मॉल साइज सेकंड ऑर्बिट, इन द स्मॉल साइज सेकंड ऑर्बिट already 7 electrons are present। ये वो क्या करेंगे? which will repel the incoming electron। वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, सो लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली है, कम एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन के सामने लड़ना है। तो दिस इज व्हाट यू विल बी रिमेंबरिंग, देयर विल बी मोर रिपल्शन। ओके, बिकॉज छोटा सा घर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8वां भी आ गया तो बवाल हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखो तीसरा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट जो है वो बड़ी साइज का है ऑलरेडी। ओके, तो वहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को और आना है, जगह अच्छे से है, कंफर्टेबली रह सकता है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से रहने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी छोड़ के आएगा, आराम से रहना है ना इसलिए। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उतना आराम मिलने वाला नहीं है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिलीज ऑल दैट एनर्जी। सो ऑब्वियसली फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है, बिकॉज वो कम एनर्जी रिलीज करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। सो क्लोरीन हैज दिस 3s2 3p5, ओके, एंड वी कैन राइट लार्ज साइज थर्ड ऑर्बिट can accommodate incoming electron easily, can accommodate incoming electron easily, it can accommodate incoming electron easily। so this is the abnormal trend। और ऐसा ही सेम abnormal trend जो है ना बच्चों वो आपको फ्लोरीन क्लोरीन में तो दिखाई है, और ऐसा ही सेम टू सेम ट्रेंड जो है ना वो ऑक्सीजन और सल्फर में भी दिखने वाला है, राइट। ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए पर है नहीं। यही सेम रीज़न लिखोगे। ऑक्सीजन के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4, मतलब यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता है। सल्फर के अंदर 3s2 3p4 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से एनर्जी रिलीज कर देगा, बिकॉज वो बड़ा ऑर्बिट है। तो यहाँ पे 2 जगह एबनॉर्मल ट्रेंड है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक है फ्लोरीन क्लोरीन और दूसरा एबनॉर्मल ट्रेंड है ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, समझ आ गया आपको इतना? फाइन, चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, वेरिएशन ऑफ delta HEG electron gain enthalpy across period। okay, very simple trend is if you talk about any period, right, तो पीरियड में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे साइज जो है वो डिक्रीज होता है। दैट इज व्हाट वी नोस, राइट। इन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड द साइज विल डिक्रीज। इफ द साइज विल डिक्रीज दैट मीन्स इट विल बिकम easier for the nucleus to attract the electron, right, means there will be more amount of energy is going to be released। so we can write here moving across a period, size of atom decrease, which bring
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विच ब्रिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, साइज डिक्रीज हो रहा है ना, विच ब्रिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द सेंटर, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू द सेंटर, राइट. Hence, due to more attraction on incoming electron, electron gain enthalpy will become more negative across a period. Electron gain enthalpy become more negative across a period. So if you compare, let's take a comparison for the boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Okay, neon तो exception है. So here if you write the electron gain enthalpy for this all, अगर आप compare करोगे तो सबसे छोटी साइज का कौन होता है? फ्लोरीन होता है. तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा आउट ऑफ ऑल दिस. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. सो दिस विल बी द ट्रेंड. और ये नियॉन का तो केस ही अलग है. नियॉन तो नोबल गैस है, इसका तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं ना. और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा इस पर्टिकुलर के अंदर? मैक्सिमम नेगेटिव, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. ओके, सो इफ यू मूव अक्रॉस द पीरियड मोर एंड मोर एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. नोबल गैस को छोड़ दो, नोबल गैस का तो पॉजिटिव होगा, उसमें तो एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा. ओके, चलो इतना कॉपी करो सब लोग. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Okay, let's see what the electronegativity is. So electronegativity is basically ability to attract the shared electron. हमें पता है कि दो एटम को जब जुड़ना होता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, राइट. या तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड में होता है. एक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले के नेगेटिव आयन बनेगा, राइट. या तो फिर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, राइट. तो जब ये दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर बॉन्डिंग बन रहा है, तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसको खींचने की जो एबिलिटी है अपने तरफ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, और सिंपली यू कैन कॉल इट फ्रॉम द बॉन्ड. ओके, फाइन. चलिए मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं. इफ आई टॉक अबाउट द टू पर्टिकुलर केसेस, लेट्स टॉक अबाउट द OF2 एंड H2O. OF2 and H2O, right? In the case of OF2, if you see, the fluorine has more tendency to attract the electron. So यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखना ध्यान से. यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन हियर, लेट्स से दिस इज योर OF2. अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है. मतलब यहाँ पे फ्लोरीन क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, पार्शियली नेगेटिव. और ऑक्सीजन क्या बनेगा? पार्शियली पॉजिटिव बनेगा, 2 टाइम्स, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखो ना बच्चों, टॉक अबाउट द H2O. अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है. ऑक्सीजन इस समय बेटर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. हाइड्रोजन यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या बनेगा? पार्शियली नेगेटिव बनेगा. तो ये एग्जांपल देने का मतलब क्या है? एग्जांपल देने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, दैट इज द कंपैरेटिव टर्म. Electronegativity is comparative term. You can always compare the electronegativity. We cannot have the absolute value of electronegativity, such as ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Ionization enthalpy and electron gain enthalpy have the absolute values, but the electronegativity is a comparative term. That means कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, ये डिपेंड करता है कि जुड़ने वाले एटम कौन से है. जैसे कि दोनों के अंदर ऑक्सीजन तो है,
बट जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है ना तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनना पड़ता है, और जब वही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन द एटम combined by bond. It depends basically on the atom combined by bond, and it does not have absolute value. It does not have absolute value. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, ये कंपैरेटिव टर्म है, हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, राइट। तो अगर मान लो बच्चों के दो एटम जुड़े हुए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एफिशिएंटली खींच सकता है अपने पास, जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा एफिशिएंटली खींच सकता है वो कैसा बनेगा, वो जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एफिशिएंटली नहीं खींच पाएगा दैट विल बिकम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वन विच attract electron more efficiently will become electronegative. Right now there are various scales to indicate the electronegativity. Okay, इसमें सबसे पहला जो स्केल है, ओके विल जस्ट हैव द नेम ऑफ द स्केल। सबसे पहला जो है वो है पॉलिंग स्केल। ओके, सेकंड जो है दैट इज मुलिकन-जाफे स्केल। और तीसरा जो है वो है ऑलरेड-रॉकोव स्केल। ये तीन स्केल है, और तीन स्केल में से हम जनरली पॉलिंग स्केल को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे कोई काम का नहीं है, कोई एग्जाम में फॉर्मूला पूछा भी नहीं जाता, तो हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल फ्लोरीन इज कंसिडर्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट हैज असाइन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4। पॉलिंग स्केल के हिसाब से जो फ्लोरीन है ना इज कंसिडर्ड एज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज कंसिडर्ड maximum electronegative and it is assigned value 4, राइट। तो इस स्केल के हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया गया है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना कह दिया गया है 4, और बाकी जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नंबर है वो 4 से कैसा रहेगा, कम ही रहेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है। जब भी फ्लोरीन बॉन्ड से जुड़ा है ना, फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव ही बनता है, वो कभी पॉजिटिव बनता नहीं है। whenever the fluorine is attached with some other atom, right? Okay, एक और चीज आप याद रखोगे बच्चों कि आपका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का नेचर कैसा है, पॉजिटिव मतलब आयोनिक है कि कोवेलेंट है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर जुड़ने वाले एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है ना, राइट, देन द कंपाउंड विल बिकम आयोनिक, मतलब एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देगा और पॉजिटिव आयन बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा पूरा ही और नेगेटिव आयन बन जाएगा, एंड द कंपाउंड विल बी आयोनिक। सो इफ देयर इज मोर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द कंपाउंड इज आयोनिक। ओके, कंपाउंड कैसा बनेगा, आयोनिक बनेगा। इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट विल गिव यू द आयोनिक कंपाउंड, एंड ऑन द अदर एंड इफ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है मतलब दोनों की खींचने की एबिलिटी थोड़ी थोड़ी नजदीक है, राइट, तो क्या होगा बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन को पूरा जाने नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रॉन को पूरा ले नहीं पाएगा, मतलब वहां पे जो बॉन्ड है ना वो कैसा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। कैसा बॉन्ड रहेगा बच्चों वहां पे, इट विल गोइंग टू बिकम कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, that will be the covalent compound. So it is the data about the electronegativity. Electronegativity क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो एबिलिटी है
उस एबिलिटी को हम प्यार से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी कम है वो कैसा बनेगा भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। 3-4 स्केल है उसके, पॉलिंग स्केल यूज करेंगे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 लिया गया है। राइट, चले बच्चों अब बात करते हैं कि ट्रेंड क्या है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से ग्रुप और पीरियड में वेरी होगा। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे देखो, ओके, so if you write trend of electronegativity in a group, trend of electronegativity in a group, ओके, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बात करो अगर ग्रुप में, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बड़ी होती जाती है, साइज बड़ी होती जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर है तो इतना इजीली वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल रिड्यूस। तो मैं सिंपली लिख दूंगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना है, इट विल रिड्यूस इन द ग्रुप, और यू कैन राइट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज down the group due to increase in size। इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे ना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड। चलो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह वेरी करता है बात करते हैं भाई। तो एक पीरियड में आप जब भी आगे जाओगे साइज छोटी होती जाएगी, सब कुछ जो है ना वो साइज के ऊपर ही आगे पीछे लिखना है आपको। जैसे ही आप पीरियड में आगे जाओगे साइज कम होती जाएगी, साइज कम होती जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर के पास आते जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होने का मौका मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। सो आई विल राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज across left to right, electronegativity increase across left to right in periodic table। हाँ पीरियड ही लिखना है खाली। Why? Due to decrease in size, electron pair will be क्लोजर टू द सेंटर। राइट, चलिए बच्चों अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से भी कुछ रिलेशन है, क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक ये कहता है कि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। यस और नो? मेटल नॉर्मली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज द कॉमन नेचर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। यस और नो? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करते हैं, नॉन मेटल करते हैं। राइट, तो हम यहां पे लिखेंगे एक सिंपल सा पॉइंट के नॉन मेटालिक जो नेचर है, नॉन मेटालिक जो नेचर है ना बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉन मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने का एबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है नॉन मेटल। राइट, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू राइट द मेटालिक प्रॉपर्टी और मेटालिक नेचर देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किस में होता है, नॉन मेटल में होता है। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना, मतलब उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना है, उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना है। तो मेटल कैसे होते हैं, नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नेचर में इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। राइट, चलिए इतना लिखिए। उसके बाद हमने जितने प्रॉपर्टी पढ़े ना वो सारे प्रॉपर्टी को एक साथ में हम एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना के दिखा देते हैं, कौन से प्रॉपर्टी किस तरफ इंक्रीज होते हैं किस तरफ डिक्रीज होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इतने को कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑल ट्रेंड्स टुगेदर। लेट्स से इट इज अ पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए सबसे पहले बच्चों हम जो एरो मारेंगे ना, दैट एरो विल बी इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। एरो किस डायरेक्शन में होगा, एरो जो है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मारना है। राइट, सो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ कि एरोज आर इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। एरोज आर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलो
सबसे पहला, अगर आप रेडियस की बात करोगे, मुझे इतना पता है कि रेडियस नीचे जाने से बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस का एरो ये हो गया। किसका एरो है भाई? ये एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो नीचे जाने पे बढ़ता है, राइट? ओके, और इस तरफ जाने से रेडियस घटता है, ठीक है कि नहीं? इस तरफ जाने से रेडियस घटेगा ना, तो हमें एरो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मारना है, तो मैं इस तरफ एरो कर दूंगा। दिस इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। जिस तरफ एरो है उस तरफ वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेडियस इस तरफ इंक्रीज होगा और नीचे जाने पे इंक्रीज होगा। चलिए, दूसरी क्वांटिटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें पता है नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, तो ऊपर जाने पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। ऊपर जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ईजी होता जाता है नीचे जाने से, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे डिक्रीज होती थी, तो एरो आएगा ऊपर की तरफ, बिकॉज एरो सारे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ठीक है, मैं एरो थोड़ा बोल्ड करता हूँ so that you can understand it easily. Right? चलो, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरफ जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है, बिकॉज साइज कम हो रही है, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरफ जाने से आप लिखोगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इस तरफ बढ़ेगा, तो इसीलिए मैंने इस तरफ एरो मार दिया। चलिए, सेम एरो फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आज हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे आने पे डिक्रीज होता है, ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एरो भी कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ ही आएगा। किसका एरो है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? सिमिलरली इस तरफ जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ा था पीरियड में। ये सारे ट्रेंड आपको एक साथ याद आने चाहिए। तो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने देखा, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस फॉर द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो ऊपर तरफ इंक्रीज होगा, ठीक है? चलिए, सिमिलरली इस तरफ जाने पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। देख लो, सारे एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी जो है ना वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और नीचे इस तरफ जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? सारे प्रॉपर्टीज को छोड़ के, इसीलिए मैंने सारे एरो एक ही तरफ मारे हैं ताकि आपका विजन जो है एकदम क्लियर रहे। चलिए, मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हमें इतना पता है कि मेटालिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, राइट? तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऊपर जाने पे क्या हुआ? ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक। तो ये किसका एरो है? नॉन मेटालिक का एरो है। ओके, तो नॉन मेटालिक अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो मेटालिक किस तरफ बढ़ेगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ेगा भाई? नीचे की तरफ मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, राइट? ओके, चलिए ग्रुप पीरियड की बात करते हैं। तो इस तरफ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि जैसा हमने देखा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे हमने देखा कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं वो पहले से। तो इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो इस तरफ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, राइट? तो मेटालिक कैरेक्टर उसके उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने वाला है, इस तरफ। दिस इज फॉर द मेटालिक कैरेक्टर। ओके, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों इस तरफ जो है ना वो नॉन मेटल होते हैं ऊपर, और यहाँ पे सारे मेटल होते हैं। तो अगर आप ऐसे जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, इस तरफ जाओगे ना, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। मतलब ये आपका कौन सा एरो है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस तरफ नॉन मेटल बढ़ते जाएंगे, और अगर आप उल्टा आओगे ना तो इस तरफ क्या आता जाएगा भाई? मेटालिक कैरेक्टर आता जाएगा। क्या आता जाएगा? इस तरफ मेटालिक कैरेक्टर आता जाएगा। तो मैंने सारी प्रॉपर्टी एक साथ में यहाँ पे इंडिकेट कर दी है पीरियोडिक टेबल के साथ। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। अभी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी किस तरह वेरी होता है।
फिर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, वो सब किस तरह वेरी होता है, दैट आर द थिंग दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके।